वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। अब ये चैप्टर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर जो है क्लास 12th के लिए है, स्पेशल क्लास 12th के लिए। प्लस अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो क्योंकि इससे भी सवाल जो है एग्जाम में आते हैं। चाहे अगर बात कर लेते हैं आप अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की देख लो, तो इसमें जैसे हो गया आपके लगभग 10 से 12 सवाल इससे आते ही आते हैं। बायोलॉजी सवाल है, तो आइए इस क्लासेस को आज हम पूरा पढ़ने जा रहे हैं, पूरा डिस्कस करेंगे, क्या कुछ कहता है इस चैप्टर में, सारा जानकारी देंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी जो पुष्पीय पौधों में जो है वो लैंगिक प्रजनन कैसे होता है, यानी फूलों में जो है लैंगिक प्रजनन कैसे होता है। तो फ्लावरिंग प्लांट यहाँ पर दिया गया है कि सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट ये है कि अगर मान लीजिए आप इंग्लिश मीडियम से चाहे हिंदी मीडियम से, दोनों की ये क्लास इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोनों तरीके से आपको बताया जाएगा। ऐसे बात करते हैं, flowers hold a significant aesthetic, ornamental and cultural value and are key organs of angiosperms playing a crucial role in sexual reproduction। यानी फूलों का महत्वपूर्ण सौंदर्य, सजावटी, सांस्कृतिक महत्व होता है। सही बात है। और ये जो है एंजियोस्पर्म पौधे के प्रमुख अंग होते हैं जो लैंगिक प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। They are seen by biologists as morphological and embryological marvels, with flowers being modified suits। मतलब जो यहाँ पर जीव विज्ञान इन्हें रूपात्मक और भ्रूणीय चमत्कार मानते हैं क्योंकि फूल जो है रूपांतरित प्रोहर होते हैं। सही बात है। अब जैसे एक सबसे पहले हम फूल की बात कर रहे हैं, तो कभी आपने सोचा है फूल की आखिर संरचना हुई कैसे? फूल आखिर आई कहाँ से? फूल की संरचना हुई कहाँ से? ये जो पौधा आप देखते हो, वो पौधा उत्पन्न कैसे हुआ? ये सारी जानकारी हमें जाननी पड़ेगी। ये सारी जानकारी इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि ए टाइपिकल फ्लावर्स हैज़ 4 काइंड्स ऑफ होल्स एंड कैलिक्स, जिसे हम कोरोला कहेंगे, एंड्रोसियम एंड्रोसियम, वही बात करते हैं ज़ैनोसियम, या फिर जनरली फ्लावर्स हैव अ स्टॉक कॉल्ड अ पेडिसल। मतलब कि एक विशिष्ट पुष्प में 4 प्रकार के चक्र और बाह्य दलपुंज होते हैं, जिसे हम दलपुंज कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, ज़यान कहते हैं। ठीक है? सामान्यतः जो पुष्प है, फूल है, उसमें एक ठंडल होता है, जिसे पेडिकल भी कहते हैं, जिसे हम पेडिकल कहते हैं। अपर स्लोवन पार्ट जो होता है जिसे हम पेडिकल कहते हैं। और वही बात कर लेते हैं, इसमें जो है थैलेमस भी होता है। जो इसका ऊपरी भाग है, इसके ऊपरी भाग में जो है थैलेमस पाया जाता है। ठीक है? तो बाह्य दलपुंज, जिसे हम बाह्य दलपुंज का चक्र कहते हैं, और जो दलपुंज जिसे फूल का पंखुड़ी कहा जाता है, ये हमारे फूल का जो है एक सहायक अंग होता है। यानी हमारा फ्लावर है क्या? ये हमारा एक फूल है। इसके जितने भी पार्ट है वही इसका अंग है, वही इसका स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। जबकि इसमें देखो एक पुंकेसर होता है, पुंकेसर का मतलब इसमें काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स में जो आपका पुंकेसर हो गया, जांग हो गया जो प्रजनन अंग है, और इसमें काफ़ी सारे आवश्यक एसेंशियल सोर्स आते हैं, आवश्यक चक्र आते हैं। अब यहाँ पर पूरा जो है हमें एक देखो फ्लावर दिखाया है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, इसमें ये साइड वाला ओवरी पार्ट है, ये सेपेल है, ये इसका पेटल है, ये फिलामेंट है, ये अंदर है। अंदर फिलामेंट दोनों एक में आता है, जिसे हम स्टेमन कहते हैं, स्टिग्मा स्टाइल है, वही ओवरी ये पिस्टिल में आता है। तो ये पूरा जो है फ्लावर का पार्ट है, यानी स्ट्रक्चर है। इसी में हमको पढ़ने को मिलता है प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, यानी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर क्या है? यानी पुष्पीय पौधों में, यानी एक फूल की जो है प्रजनन संरचना वो कैसी होती है? एक फूल की जो प्रजनन संरचना है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो कैसी होती है? तो इसमें जो है काफ़ी सारे पार्ट आते हैं। पहला जो आपका एंडोसियम, अब ये क्या है? एंडोसियम क्या है? यानी पुंकेसर क्या होता है? जैसे the endoecium is the male reproductive holes of a flower, consisting of units called stamen. Each stamen typically has a filament, a stalk that hold the anther, which is where pollen is produced। मतलब पुंकेसर पुष्प का नर प्रजनन चक्र है। पुंकेसर जो होता है, एंडोसियम जो होता है, वो फूल का एक नर प्रजनन पार्ट होता है। और इस जिनमें जो पुंकेसर नामक इकाइयाँ होती है, जिसमें पुंकेसर नामक इकाइयाँ होती है, और हर स्टेमन में, हर फिलामेंट में, हर प्रत्येक पुंकेसर में आमतौर पर एक तंतु, एक डंठल होता है, फिलामेंट या फिर इसे डंठल कहते हैं, जो परागकोश परागकोश
ठीक है? अंदर में जो परागकोश में पराग का उत्पन्न करता है, ठीक है? पराग का उत्पन्न करता है, धारण करता है। फिर इसी में फिलामेंट, क्या है तंतु? तंतु क्या है? डंठल डंठल क्या है? तो तंतु तंतु एक पतला डंठल होता है जो परागकोश को सहारा देता है, यानी एंदर को सहारा देता है। द फिलामेंट इज अ thin stalk that support the एंदर. Its primary function is to provide the necessary support to the एंदर and to ensure that is pollinated to maximize the chances of pollination. मतलब कि तंतु एक पतला डंठल होता है जो परागकोश को सहारा देता है। इसका प्राथमिक कार्य परागकोश को आवश्यक सहारा प्रदान करना तथा यह सुनिश्चित करना कि परागण की संभावना को अधिकतम करने के लिए इसकी स्थिति सही हो। ठीक है? फिर हम एंदर के बारे में पढ़ते हैं। एंदर क्या है? एक टाइपिकली एंजियोस्पर्म है, यानी एंदर एक विशिष्ट आवृत्ति परागकोश जो द्विपालिक होता है। द्विपालिक यानी बायोपोड होता है, ठीक है? डायपोड एक बायोपोड होता है, तो जिसमें प्रत्येक पाली 2 थेकी होती है, ठीक है? 2 थेकी होती है और इसमें जो परागकोश है उसके कोनों में 4 क्या होते हैं? 4 क्या होते हैं? 4 लघु बीजाणु धानियाँ होती है, ठीक है? लघु बीजाणु धानियाँ होता है 4 और माइक्रो स्पॉन्जिया होती है, ठीक है? इसमें प्रत्येक 2 पालियाँ होती है। चलिए, तो इसके आगे बात कर लेते हैं जिसमें विकसित होकर परागकोश बनती है। अब चलेंगे आगे टॉपिक पर। ये पूरा एक जो है हमारा एंदर के बारे में बताया गया है कि एंदर में कौन-कौन सी पार्ट होती है। ये एंदर है पूरा, पोलन सेक्स रहेगा, पोलन ग्रेन्स रहेगा, लाइन्स ऑफ रेसेंस रहेंगे, फिलामेंट स्टॉक ये हो गया पतली थीन। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं एंदर का, यानी परांकोश पड़ की संरचना। अब परांकोश की संरचना क्या है? परांकोश के अनुप्रस्थ काट में यह लगभग जो है चतुकोणीय यानी 4 तरफा दिखाई देता है। वही जो क्या दिखाई देता है? लघु बीजाणु धानी, ठीक है? माइक्रोस्पोन्जियम। अब यहाँ पर परांकोश की ये दीवार से घिरा होता है, ठीक है? ये अंदर की वॉल से घिरा होता है पूरा, और जो बाहर से कई परतों से बने होती है। अब बाहर से कई परतों से तो बना है, अंदर में अंदर तो घिरा हुआ है। बाहर कौन-कौन से परत आएँगे? एपिडर्मिस, यानी यह जो है परांकोश, यह जो है परांकोश का अंदर वॉल का हिस्सा होता है, बाहरी हिस्सा होता है, बाहरी परत होता है। यह जो है एक प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो प्रोटेक्ट करता है अंदर को, ठीक है? बाहर से। एक होता है एंडोथेसियम, ये क्या है? एंडोथेसियम जो है वो अंदर को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। और जो एंडोथर्मिक टेसियम है, इसमें रेशेदार अल्फा सेल्यूलोज फाइबर होते हैं, ठीक है? और इसमें प्रकृति में आर्द्रग्राही होता है। नेचर हेल्प करता है इसको पॉलन रिलीज करने में, ठीक है? पॉलन रिलीज करने में, परागकणों के विमोचन में सहायता करता है। चलेंगे आगे हम अपने टॉपिक पर। आगे टॉपिक आता है मिडिल लेयर। अब मिडिल लेयर क्या है अंदर का? अंदर का जो मिडिल लेयर है, मध्य परत जिसे कहते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है पैरेंकाइमाइट्स होता है, यानी ठीक है? पैरेंकाइमाइट्स, इसमें कोशिका बनती है। इसमें यह जो है परत जो है 1 से 3 कोशिकाओं वाली मोटी संरचना होती है। इस परत में पैरेंकाइमाइट्स कोशिकाओं द्वारा भोजन संग्रहित किया जाता है। एक होता है टेपेटम। टेपेटम जो सबसे बाहरी परत है, मतलब भीतरी परत है, परागभिति निर्माण के लिए पोषक तत्वों और पदार्थ पोलेनिन की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण। टेपेटम शुरू में द्विगुणित होते हैं, लेकिन एंडोमाइटोसिस और केंद्रीय विभाजन के कारण क्रमशः बहुकेंद्रीय बन जाते हैं, ठीक है? तो आगे चलेंगे अपने टॉपिक पर। ये रहा आपका एक फिगर में बताया गया है क्या कौन सा अंदर वाला मिडिल वाला पार्ट है, वो सारे लेयरें के बारे में बताई गई है। अब हम चलेंगे आगे अपने टॉपिक पर। डेवलपमेंट ऑफ एंडर एंड माइक्रो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसका क्या मतलब है? यानी परागकोश का विकास और सूक्ष्म बीजाणु जनन क्या है? जैसे प्रारंभिक अवस्था में परागकोश एक गोलाकार या अंडाकार संरचना होती है जो विभक्त ज्योति कोशिकाओं से बनी होती है। यह एक परतीय बाह्य त्वचा से घिरी होती है। सबसे पहले केंद्र में सहवनी ऊतक बनते हैं, जबकि बाह्य त्वचा के नीचे 4 कोनों में स्थित कोशिकाएं, जिन्हें ऑर्चोपोरियल कोशिका कहती है, बढ़ती रहती है। ये कोशिकाएं प्राथमिक पार्शिका और प्राथमिक बीजाणुजन्य कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, और प्राथमिक पार्श्विक कोशिकाओं आगे विभाजित होकर परागकोश की परत बनाती है। और एंडोथेसियम मध्य परतें और टेपेटम इस मतलब इसके बीच जो है प्राथमिक बीजाणुजन्य कोशिकाएं गुना करके बीजाणुजन्य ऊतक बन जाती है।
और अंत में जो सूक्ष्म बीजाणु मात्र है वो कोशिकाओं में विभेदित हो जाता है। अब यहाँ पर सूक्ष्म बीजाणु जनन क्या है? ठीक है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अब ये क्या है? इसको हम डिटेल से समझते हैं। इसमें each micropore's mother cell or cell of sporogenesis tissue divided to four from form four haploid micropores or pollen grain by meiotic division or reducting डिवीजन। अब इसका मतलब क्या है? रिडक्शन डिवीजन इसका मतलब क्या है? जैसे कि जो प्रत्येक लघु बीजाणु मातृ कोशिका या फिर बीजाणु जन ऊतक की कोशिकाओं अर्धसूत्रीय विभाजन, न्यूनीकरण विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित लघु बीजाणु या परांकर बनाती है और अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा पराग मातृ कोशिकाओं से लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है? यानी द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोपोर्स फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मेयोसिस इज कॉल्ड माइक्रोपोरोजेनेसिस। यानी जो प्रोसेस से माइक्रोपोर्स की सहायता से जो पॉलन ग्राम मदर में बनता है किसके थ्रू? मियोसिस के थ्रू, तो वो जो है माइक्रोपोरोजेनिस कहलाता है। अब जैसे प्रारंभिक अवस्था में जब इनिशियल स्टेज में ये जो आपका चारों ओर जो सूक्ष्म बीजाणु है एक कैलॉज परत की सहायता से आपस में हो सकते मतलब जुड़ जाते हैं, जुड़े होते हैं और यह जो है सूक्ष्म बीजाणु 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होता है। सूक्ष्म बीजाणु चतुष्कोणीय कुछ समय बाद बनता है और ये कुछ समय बाद जो है कैलॉज परत टेपेटम द्वारा स्रावित कैल्शियम एंजाइम द्वारा ये घुल जाता है। ठीक है? तो ये पूरा जो है इसमें हम बताने की कोशिश करता है। ये रहा आपका पूरा टॉपिक के बारे में आपको दे दिखाया गया किस तरह से क्या कुछ रहता है, माइक्रोपोरोजेनेसिस का पूरा क्या काम क्या होता है, ये सारी बताई गई। ठीक है? चलेंगे आगे, आगे अपने टॉपिक पर। आगे अब टॉपिक क्या है? आगे टॉपिक देखो ज़्यादा बड़ा ऐसे टॉपिक है नहीं, आगे आपका कौन-सा टॉपिक आता है इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे आता है माइग्रोगेमेटोजेनेसिस यानी इसे हम नर नर गेमेटोफाइट कह सकते हैं यानी डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट नर गेमेटोफाइट का विकास इन फ्लावरिंग प्लांट अ microspore or pollen grain is considered the first cell of the male gametophyte. Partial germination or development of pollen grain start before the dehiscence of अंदर before pollination मतलब इसका ये मतलब है कि जैसे फूल वाले पौधों में एक माइक्रोस्पोर या परागकण को नर गेमेटोफाइट की पहली कोशिका मानी जाती है और परागकण का आंशिक अनुकरण या विकास परागकोश के स्फुटन परागकण से पहले शुरू होते हैं। ठीक है? और पराग का विकास मातृ स्थान पे होता है। पराग का जो विकास है डेवलपमेंट जो है ऑफ पॉलन आल्सो टेक प्लेस एट मदर प्लेस। इसका मतलब अर्थात परागकोश के अंदर होता है। ठीक है? और इसे इन सीटू विकास भी कहते हैं। इन सीटू विकास भी कहते हैं, इन सीटू डेवलपमेंट भी कहते हैं और परागकण आमतौर पर गोलाकार का होता है, सर्कल टाइप का होता है और इसमें जो है जिनका विकास जो है लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर का भी होता है। इसकी एक प्रमुख 2 परत वाली दीवारें होती है। बाहरी दीवार की परत मोटी होती है, कठोर और अनुकृत होती है और इसे एक्साइन कहा जाता है। यह परत मुख्य रूप से स्पोरोपोलेनिन द्वारा बनती है और परागकण की आंतरिक दीवारें पतली, निरंतर, मुलायम और लचीला होता है। ठीक है? तो ये जो है पूरा इसमें आपको बताया गया है। आगे चलेंगे अपने टॉपिक पर जो है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट यानी पूर्व परागकण विकास क्या है? पूर्व परागकण विकास इन द इनिशियल स्टेज प्रारंभिक चरण पर द पॉलन ग्रेन न्यूक्लियस डिवाइडेड यूनिक्वली थ्रू mitosis and producing two distinct nuclei, the smaller generative nucleus located near the wall and the larger irregular shaped tube or vegetative nucleus inside the cytoplasm। मतलब ये है कि जो प्रारंभिक चरणों में परागकण का केंद्रीय सूक्ष्म जो समसूत्री विभाजन है उसके माध्यम से असमान रूप से विभाजित ये हो जाता है जिससे दो विभिन्न केंद्रक बनते हैं। छोटा जनन केंद्रक जो दीवारों के पास स्थित होता है और बड़ा अनियमित आकार का नलिका या कायकी केंद्रक जो कोशिका द्रव में अंदर होता है। इसके बाद कोशिका द्रव संघनन हो जाता है और असमान कोशिका द्रव विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न आकार की दो कोशिकाएं बनती हैं, बड़ी इकाई कोशिका और नलिकाई केंद्र कोशिका।
होती है, ठीक है? इसमें जो छोटी जनक कोशिका भी होती है जिनमें जनक केंद्र होते हैं, जैसे पराग परिपक्व होता है या इन 2 कोशिकाओं को धारण करता है, जिन्हें आंशिक रूप से विकसित नर युग्मकों या परिपक्व पराग कण कहा जाता है। जनन कोशिका फिर एक धुरी के आकार की संरचना में बदल जाती है और दीवार से अलग जो हो जाती है और कायिकी कोशिका के कोशिका द्रव के भीतर तैरने लगती है। अधिकांश आवृत्तिबीजी 60% से अधिक होती है और इस द्विकोशिकीय अवस्था में पराग कण छोड़ते हैं। अन्य में पराग निकलने से पहले जनन कोशिका एक बार फिर विभाजित होकर 2 नर युग्मक बनाती है, जिसमें परिणाम स्वरूप 3 कोशिकाएं वाले चरण निकल के आते हैं। 3 कोशिकाएँ वाले चरण निकल के आते हैं। जयांग, इसमें देखो हमारा कौन-कौन सी कोशिका है ये फिगर में बताया गया है। जयांग आता है, ठीक है? जायोनिसियम, ये क्या है? अब द जायनोसियम द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ यूनिट कॉल्ड पिस्टिल और कार्पेल। मतलब जायंग जो एक पुष्प का फूल का मादा प्रजनन अंग है। इसमें स्त्री केसर या अंडक अंडक जो होते हैं, अंडक जिसे हम ओव्यूम का लेंगे, ठीक है? यो जो पिस्टिल जिसे हम कहते हैं, इसकी नामक इकाइयों से मिलकर ये बने होते हैं। जायंग में एक स्त्री केसर होता है, ठीक है? एक स्त्री केसर होता है, सिंगल भी होता है या फिर एक मोनोकार्पेली या अनेक स्त्री केसर यानी मल्टी कार्पेली हो सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक अंडा एक गुरु विजन पूर्ण यानी मैक्सोफोरोफिल के रूप में कार्य करता है। अब अंडक 3 भागों में विभाजित होता है, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ठीक है? चलिए, अब स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, बीजांड की संरचना कैसी है? ये रहा बीजांड नीचे फिगर में, तो इसका एक कैसा स्ट्रक्चर है? बीजांड जिसे हम अध्यवरण मेगास्पर्गियम कहा जाता है, ये एक पतले डंडल जिसे फ्यूनिकुल्स कहते हैं, इसके माध्यम से अपरा से जुड़ा होता है। हाइलम पर फ्यूनिकुलस और बीजांड का शरीर आपस में मिल जाता है, जिससे जुड़ाव बिंदु बनता है और बीजांड का केंद्र जो है बीजांड कोश यानी न्यूसेल से बना होता है, जो आरक्षित खाद्य पदार्थों से भरपूर एक ऊतक है, जिनमें भ्रूणकोश या मादा युग्मक यानी गेमेटोफाइट रहते हैं। ठीक है? तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल कुछ इस प्रकार का नीचे दिया गया है। ये रहा पूरा एक स्ट्रक्चर है। ओव्यूल का पूरा फिगर में आपको बताया गया कौन से पार्ट में क्या-क्या है, ये भी आपको दर्शाया गया है। चलिए आगे चलेंगे अपने टॉपिक पर। इसमें जो है डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का जो है बीजांड का विकास और जो मेगास्पोरजेनेसिस है उसका विकास कैसे? तो बीजांड विकास में इन ओव्यूल डेवलपमेंट द प्रोसेस बिगिनिंग विद द न्यूसेलस forming from the placenta as a small rounded structure. Initially, all nucellus cells are undifferentiated, homogeneous, and meristematic. Eventually, become becoming parasitosis and enclosed by a single epidermal layer. यानी बीजांड विकास में यह प्रक्रिया अपरा से एक छोटी गोल संरचना के रूप में बीजांड कोश के निर्माण से शुरू होता है। प्रारंभ में सभी बीजांड कोश कोशिकाएं अविभेदित समरूप और विभज्योतिक होते हैं, जो अंततः पैरेन्काइम मायायुक्ति होती हो जाती है और एक एकल अर्धचर्मीय परत से घिर जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे अपने टॉपिक पर। ये भी पूरा एक फिगर में आपको बताया गया है। चलिए, तो अभी तक जिससे हमने जाना था नर के बारे में, नर का कैसे विकास होता है गेमेटोफाइट में। अब हम फीमेल का भी देखेंगे। जैसे मादा युग्मोदित के विकास की शुरुआत करने वाला गुरु बीजाणु बीजांडकोश से बढ़ता और पोषित होता है। इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन से गुजरता है। पहले 2 भागों में विभाजित होता है, जो विपरीत सिरों पर जाकर एक द्विकेंद्रीय गुणकोश बनाते हैं और आगे के विभाजन से 4 कोशिकीय केंद्रकीय अंतर 8 केंद्रकीय अवस्थाएं बनती है, जिनमें कोशिका भित्ति का तत्काल निर्माण नहीं होता है। इस प्रक्रिया को मुक्त केंद्रकीय विभाजन कहते हैं। 8 केंद्रकीय अवस्था में प्रत्येक सिरे से एक-एक केंद्र की ओर बढ़ता है और ध्रुव केंद्रक बन जाता है। इसके बाद 8 में से 6 केंद्रक के चारों ओर कोशिकाएं भित्तियां बन जाती है, जिससे संरचित मादा युग्मोदित या भ्रूणकोश का निर्माण होता है। ठीक है, चलें तो आगे चलेंगे अपने टॉपिक पर। ये पूरा एक फिगर आपको बताएगा। पॉलिनेशन क्या होता है? परागण क्या होता है? इम्पोर्टेंट है। पॉलिनेशन का मतलब है, पॉलिनेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम अंडर टू द स्टिग्मा। मतलब यही है कि परागकण को परागणों के परागकोश से वार्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं। इसमें जो है पुष्पीय पौधों में 2 प्रकार के युग्मक, नर युग्मक, मादा युग्मक गतिहीन होते हैं और परागण द्वारा निषेचन के लिए एक साथ लाए जाते हैं।
परागकण के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है। पहला आपका स्वपरागकण और फिर परपरागकण। यानी जब स्वपरागकण सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये है व्हेन द pollen grain are transferred from anther to the stigma of the same flower or anther flower of the same plant, देन इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। यानी जब परागकण परागकोश से उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिक भाग पर हस्तांतरित होता है तो इसे स्वपरागकण कहते हैं। और यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन पर परागकण, जब परागकण when the pollen grain are transferred from anther to the stigma of different flower of different plant but of the same species, then it is called cross pollination। जब परागकण परागकोश से एक ही प्रजाति के विभिन्न पौधे के विभिन्न पुष्पों के वार्तिक कवक पर स्थानांतरित होता है तो इससे हम इससे पर परागकण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे अपने टॉपिक पर। ये रहा पूरा पॉलिनेशन का डिफरेंट कैसे पॉलिनेशन होता है। एक सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन एक मान लो किसी कीड़े के थ्रू होता है, और एक जो है आपका सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, आगे चलेंगे अपने टॉपिक पर। आगे क्या कहता है, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी फर्टिलाइजेशन कैसे होता है फ्लावर में। परागकण के परिणाम स्वरूप परागकण वर्तिका पर अंकुरित होता है जहां वे नमी और पोषक तत्वों को अवशोषित करते हुए फूल जाते हैं। वर्तिका एक जनन छिद्र से होकर पराग नलिकाएं बनाता है। जैसे जैसे यह नलिका वार्तिका में विस्तारित होती है, कायिकी केंद्रक नलिका केंद्रक आगे बढ़ता है और वृद्धि को नियंत्रित करता है, जिसके बाद एक प्रजनन कोशिका होती है जो दो नर युग्मकों में विभाजित हो जाता है। पराग नलिका सक्रियशील कोशिकाएं द्वारा स्रावित रसायनों से आकर्षित होकर विशेष रूप से एक अंडतंत्र कोशिका के माध्यम से बीजांड में प्रवेश करता है और अंडतंत्र की ओर गति रसायन परिवर्तन करती है। एक नर युग्म अंड को निषेचन करता है जिससे एक द्विगुणित युग्मन सिंगेमी बनता है, जबकि दूसरा द्वितीय केंद्रक के साथ जुड़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक त्रिगुणन संलयन या कायिकी निषेचन बनता है, जिसमें भ्रूणकोश के भीतर दोनों युग्मन और त्रियुग्मन संलयन की इस घटना को द्विनिषेचन कहा जाता है, जिससे एक द्विगुणित युग्मन और एक त्रिगुणित भ्रूणकोश केंद्रक बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे अपने टॉपिक पर। फिगर में बताया गया है, फिगर में आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई, किस तरह से फर्टिलाइज़ेशन हो रहा है प्लांट में, डबल फर्टिलाइज़ेशन के बारे में बताया गया है। अच्छा वाली यहाँ पर जो निषेचन के बाद क्या होता है, जो घटना है निषेचन के बाद फ्लावर में क्या होता है? होता क्या है? पहला आपका डेवलपमेंट होता है एंजियोस्पर्म के, यानी एंजियोस्पर्म का विकास होता है, ठीक है? एंजियोस्पर्म में जैसे भ्रूण का विकास होता है, एम्ब्रियो का विकास होता है। इसमें क्या होता है कि जो द्विबीजपत्री भ्रूण संरचना बनती है। फिर वही बात करते हैं इसमें आगे चलकर, एक बीजीपत्री भ्रूण संरचना भी इसमें होती है, ठीक है? चलिए, इसमें आपका बीज का निर्माण होता है, सीड सीड के बारे में बताया गया है, बीज का निर्माण होता है, इसमें हमारा फल का निर्माण होता है, फूल का निर्माण होता है, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो आखिर पूरा ये जो चैप्टर है ये कहता है। तो आखिर आपने पूरा चैप्टर समझ चुका है, पढ़ चुका है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे फिर अगली क्लास में, अगला किस क्लास पर आपको टॉपिक चाहिए वो कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए वीडियो को, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।